हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 8वीं के बसंत भाग 3 से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया पाठ क्या निराश हुआ जाए, यह पाठ लेकर के उपस्थित है कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, हम लोग यह पाठ शुरू करें कि इस पाठ की शुरुआत हम लोग करते हैं कुछ, जैसा कि आपको बता रहा हूं, मैं पहले से ही समाचार पत्र की कुछ चीज़ें आपको उसके लिए लेकर के बैठा हूँ। ये देख सकते हैं, ये समाचार पत्रों की मुख्य लाइनें हैं, आप पढ़ सकते हैं इस समाचारों को। ये देखिए, ये इस तरह की खबरें जो है हमारे बीच आजकल संप्रेषित की जा रही है। जब भी हम सुबह सुबह अखबार के पन्ने पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हमारे सामने प्रिंट मीडिया द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा, टेलीविज़न पर इसी तरह के नकारात्मक खबरें बढ़ती है। ये देखिए, आप समाचार को देख सकते हैं। पहले दबंगों ने पीटा, अब पुलिस ने बनाया बलिया। बच्चों, ये समाचार सिर्फ इसलिए लेकर के आए हैं कि आप ये चीज़ समझ सकें कि जो समाचार पत्र होते हैं या जो मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, ये और इन सभी समाचारों से, ये देखिए समाचार दैनिक जागरण की खबर है, इन सब समाचारों से पता लगता है कि हम किस तरह के समाज के हिस्सा हैं और किस तरह की व्यवस्था में हम जी रहे हैं। जब ये सब समाचार देखिए, जिला अस्पताल में दलालों का दबदबा, आप इन खबरों को आप आराम से अखबारों में सुबह सुबह जो ही अखबार के पन्ने चाय के साथ खोलते हैं तो ये सब खबरें, ये देखिए, मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री के खिलाफ अभियान। तो बच्चों, ये सभी जो है ये समाचार इसलिए मैंने आपके लिए लेके आया कि ये पाठ, ये देखिए, योगी जी के साथ कुछ खबरें, ये पाठ इसी से संबंधित है और इस पाठ से जो भी चीज़ें आपके सामने परोसी जाएगी, ये समाचार पत्र देख करके लगता है कि हम किस तरह की सामाजिक व्यवस्था, किस तरह के देश और समाज में रह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, देखिए, ये क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ का जैसा कि शीर्षक ही है, क्या निराश हुआ जाए। क्योंकि जितने भी समाचार पत्रों की जो हेडलाइन है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, आप समझ गए होंगे कि मेरा मकसद क्या है। जब इस तरह के समाचारों से अखबार और टीवी न्यूज भरे पड़े रहते हैं तो हमारा दिल बैठ जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम इस तरह की सामाजिक संरचना के, इस तरह की व्यवस्था के हिस्सा हैं जिसमें सिर्फ नकारात्मक चीज़ें ही परोसी जा रही है। निश्चित रूप से समाज पर, लोगों पर और अपने ही लोगों पर संदेह पैदा होने लगता है। अपने ही हृदय में लगता है कि पूरा देश, पूरा सिस्टम एक डमाडोल स्थिति में हो गया है। बच्चों, इस निबंध के रचनाकार देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को देख रहे हैं। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के एक युग निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी समालोचना और हिंदी साहित्य की जो भाषा है उसको परिमार्जित स्वरूप प्रदान करने में द्विवेदी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये समालोचना के साथ साथ द्विवेदी जी का निबंध और उपन्यास, ये साहित्य लेखन में इन्होंने हिंदी साहित्य में जो उपलब्धियां दर्ज कराई है वो एक मील की पत्थर की तरह से है। आशा है ये यही चिंता जाहिर की गई है कि वास्तव में समाचार पत्र जो हमारे सामने सोच रहे हैं, क्या हम निश्चित रूप से उस तरह के समाज के हिस्सा हैं? क्या हम उस देश पर गर्व नहीं कर सकते जिस देश के बारे में तमाम महामनुष्यों ने हमारे देश की अच्छाइयों को प्रकट करने के लिए दुनिया में शंखनाद बजाया? ये देखिए, अब लेखक की सबसे बड़ी चिंता है, लेखक कहता है कि आजकल वही सुखी है जो कुछ नहीं करता, क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे तो आप में दोष ढूंढ निकाले जाएंगे। हमेशा दोष उसी के ढूंढे जाते हैं जिसमें कुछ करने की आदत होती है। जो नहीं करेगा वो तो निर्लिप्त भाव से है, दूसरों की कमियां उजागर करने में लगा है। तो बच्चों, आजकल हमारी प्रवृत्ति बन गई है दूसरों की कमियां निकालने की। लेखक ने कहा है कि यदि हम कुछ करते हैं तो जरूर उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, लोगों के दोषों को पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं,
वो दोषों को पर्दाफाश नहीं कर रहे, बल्कि बुराइयों को बढ़ा चढ़ा करके लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे। और इस वजह से जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था का जो ताना बाना बुना गया है, जो दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये सही तस्वीर अखबार और समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल सही तस्वीर नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। इसीलिए लेखक के मन में एक सवाल है कि क्या यही वह भारतवर्ष है जिसका सपना हमारे देश के तमाम मनीषियों ने देखा था? क्या यही महात्मा गांधी का भारत है? क्या यही रविंद्रनाथ टैगोर का भारत है? क्या यही मदन मोहन मालवीय का भारत है जिसका सपना उन्होंने अपने देखा था, जिस भारत का होने पर उन्हें गर्व था, गुमान था, अभिमान था, यहाँ की संस्कृति पर, यहाँ की मिट्टी पर, यहाँ की भाषा पर और यहाँ के लोगों के आचरण और व्यवहार पर, यहाँ के त्याग पर, यहाँ की समर्पण पर? क्योंकि हम दुनिया में त्याग के लिए जाने जाते हैं, हम बुद्ध के लिए जाने जाते हैं, युद्ध के लिए नहीं जाने जाते हैं। हमारे देश में गांधी होते हैं। तो ये सब समर्पण की बात है कि हम जो तस्वीर हमारे देश में, हमारे देश के लोगों की विकृतियों का जो स्वरूप हमारे अखबार जो परोस रहे हैं, क्या निराश होने की जरूरत है? यही तो सवाल है इस पूरे पाठ में। तो यही गांधी का देश है, यह टैगोर का देश है, ये मदन मोहन मालवीय का देश है जिसका एक सपना इन लोगों ने देखा था। और लेखक को अंत में विश्वास होता है कि नहीं, ये जो कुछ भी तस्वीर परोसी जा रही है ये निश्चित रूप से वो विश्वास करने योग्य नहीं है। अभी भी मेरा दिल यकीन नहीं कर रहा यह वही भारतवर्ष है, ये मानव महासंस्कृतियों की महामिलन भूमि है। यहाँ हिंदू भी है, यहाँ मुसलमान भी है, यहाँ आर्य भी आए, यहाँ द्रविड़ भी आए। ये भारत इन तमाम तपस्वियों का, सपनों का भारत है जिसके बारे में जो भी नकारात्मक खबरें फैलाई जा रही है उस पर यकीनन यह अफवाह है। इसे बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा देश महान है, ऐसे नहीं मोहम्मद इकबाल ने गाया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और हमें इस देश के होने पर दुनिया की तमाम संस्कृतियों के बीच हम गर्व करते हैं। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो लेखक को इस बात पर गर्व है, गुमान है, अभिमान है। वही इस देश के बारे में जो भी चिंताएं हैं, अब लेखक जो चीज़ें हमारे बीच परोसा जा रहा है उसके बारे में लेखक कहता है कि आजकल ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। जो व्यक्ति, ये सही है कि जो व्यक्ति बेईमानी का धंधा कर रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो फल फूल रहा है, और जो व्यक्ति ईमानदारी के पथ पे चल रहा है वो निश्चित रूप से तमाम तरह की समस्याओं और परेशानियों का शिकार हो रहा है। तो क्या हमें ईमानदारी का रास्ता को भूल करके बेईमानी के पथ पर चलना चाहिए? लेखक कहता है कतई नहीं, क्योंकि ईमानदारी हमारा आदर्श है। हमने ईमानदारी को ही जीवन में हमेशा आदर्श वाक्य माना है, यही हमारे जीवन का आदर्श है। बेईमान भी कभी यह नहीं कहता कि बेईमानी सर्वोत्तम नीति है, वो भी हमेशा यही कहता है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, भले जितना कष्ट हमें उठाना पड़े। महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्य के पथ पर चलना खाड़े के धार पर चलने के समान है। ये सत्य का पथ, ईमानदारी का रास्ता आसान नहीं है। ये वही चलेगा जिसके पास साहस है, जिसके पास हिम्मत है, जिसके पास धैर्य है। तो इसका मतलब यह नहीं कि बेईमानी से चलने वाले लोग फल फूल रहे हैं तो हमें बेईमानी का रास्ता ही अख्तियार करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, तो सच्चाई केवल बेबस और भीरू लोगों के बीच पड़ी है, निरीह लोगों के पल्ले पड़ी है। आजकल लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। कोई सच्चाई के पथ पर चल रहा है तो उसे मजबूरी बता रहा है, और लोग जो है इसी को मजाक उड़ा रहे हैं। तमाम तरह का जो व्यक्ति आज एक किसी भी विभाग में देख लीजिए, एक ईमानदारी से काम करने वाले किसी अधिकारी, किसी अफसर को कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चों, ये ध्यान रखना है कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य परेशान जरूर हो सकता है। इसीलिए लेखक को आत्मविश्वास है कि चाहे जितनी बुराइयां समाज में पनपे, लेकिन सदैव अच्छी चीज़ों की वजह से ही हमारी व्यवस्थाएं टिकी हुई है। लेखक कहता है
कि आजकल सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितनी बुराई हमारे सामने परोसी जा रही उतनी बुराई है नहीं। एक्चुअली जो वास्तविक स्थिति यह है कि आज हमारे देश में यह धारणा बन गई है सभी तरह के मीडिया की, सभी तरह के समाचार पत्रों की, अफवाहों का बाजार गर्म है। बुराई में रस लेकर के उसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लोगों को प्रस्तुत किया जा रहा है। लेखक कहता है बुराई को उजागर करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें रस ले करके और उसे और बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना बहुत बुरी बात है। किसी की, और उससे भी ज़्यादा बुरी बात यह है कि किसी की अच्छाई को छुपाना, दबाना, ढक देना, उसे किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना। आजकल जो ये माहौल पैदा हुआ है इसका एक ही कारण है कि हमारी जो अच्छाई है, अच्छी चीज़ों को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के सामने परोस नहीं पा रहे हैं, सिर्फ बुराइयों को ही लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए समाज में अच्छाइयों की कमी नहीं है, बुराई के साथ साथ समाज में अच्छाइयाँ भी है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। इस वजह से हमें लगता है कि हम इतने विकृत मानसिकता वाले लोगों के बीच हैं, इतनी विकृत मानसिकता की सामाजिक व्यवस्था के हम हिस्से हैं। देखिए, हमारी संस्कृति हमेशा त्याग की संस्कृति रही है। आप जानते हैं, भारत हमेशा बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक एक त्याग की परंपरा है। यह वही गौतम बुद्ध का देश है जिसने राजकुमार सिद्धार्थ ने, सुयोधन के पुत्र सिद्धार्थ ने कपिल वस्तु के राज का परित्याग करके सन्यासियों का वेश धारण कर लिया था, इसीलिए भगवान हो गया। यह वही महात्मा गांधी का देश है जिसने राजकोट रियासत की जो संपत्ति थी उसका परित्याग करके एक धोती पहन करके सड़कों पर लोगों के सामने आधी धोती ओढ़ करके, आधी धोती पहन करके परित्याग कर किया। तो ये महात्मा बुद्ध का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है। हमारे देश में त्याग की पूजा होती है, भोग की नहीं। हमारी संस्कृति त्याग की है, भोग की नहीं है। त्याग ही हमारा आदर्श है और त्याग ही हमारा आदर्श रहेगा। तो ये सभी चीज़ें एक और चीज़ लेखक ने इसमें बोला है कि हमारे देश में की एक चीज़ें रही है कि कानून और धर्म दोनों एक दूसरे के ताने बाने में जुटा हुआ है। कानून का पालन करना हमारा धर्म है, धर्म मान के पालन कीजिएगा तब कानून हमारे लिए सही है। लेकिन आज धर्म और कानून में अंतर कर दिया गया है। लोग कानून के आंखों में धूल झोंकने का दुस्साहस कर रहे हैं। लेखक का कहना है कि कानून को धोखा दिया जा सकता है लेकिन धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। और व्यक्ति चाहे जितना कानून के आंखों में धूल झोंक करके, चाहे जितनी संपत्ति बना ले, जितनी विरासत कमा ले, जितना वैभव कमा ले, लेकिन एक न एक दिन उसका अंत होने वाला है। बुरे कर्म का अंत होता ही है। इसीलिए हमें बुराई के पथ पर नहीं, हमारा आदर्शवाद सत्य का है, अहिंसा का है, परित्याग का है, भलाई का है, और इसी पथ पर हमारा देश चल रहा है। और ऐसे ही लोगों की वजह से लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं का जिक्र किया जिसका संक्षेप में हम आपसे चर्चा कर ले। पाठ में दिया गया हुआ, एक रेलवे स्टेशन पर जाता है लेखक, आपको पता है, और 100 के नोट देता है टिकट बाबू को, 10 रुपये की टिकट खरीदता है, 90 रुपया वापस लेना भूल जाता है। आप पढ़ लीजिएगा इसको। बाद में वो टिकट काउंटर का बाबू वो खड़ी हुई ट्रेन में जाकर के लेखक की तलाश करता है और 90 रुपया उसको वापस देता है। एक घटना ये होती है। दूसरी घटना, एक बार लेखक बस की यात्रा करता है सब परिवार, और उसे बनारस जाना रहता है। बस रास्ते में खराब हो जाती है, कंडक्टर उतर कर चला जाता है दूसरी बस लेने के लिए। बस के तमाम यात्री तमाम तरह की नकारात्मक खबरें फैला रहे हैं कि ये जो बस वाले हैं ये जानबूझ करके यहाँ बस रोके हुए हैं क्योंकि कंडक्टर चला गया है डकैतों को बुलाने के लिए, हम लोग को सामान लूट लिया जाएगा। सब लोग मिलकर के ड्राइवर को घेर लेते हैं, मारने पीटने की योजना बनाते हैं, लेकिन लेखक बीच में बचाव करता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कंडक्टर एक दूसरी बस, खाली बस लेके बस अड्डे से आ रहा है, और लेखक के लिए गिलास में दूध और थोड़ा सा लोटा में पानी लिया था। कहा, पंडित जी आपके बच्चे भूख से बिलख रहे थे, इसलिए मुझसे देखा नहीं गया। तो लेखक इन 2 घटनाओं के आधार पर कहता है कि ये 2 तो मेरे जीवन में अच्छी बातें हैं। हम कैसे कहें कि दुनिया से भलाई, हम कैसे सब हर जगह धोखा दिया जा रहा है, कैसे कहें कि दुनिया से ईमानदारी खत्म हो गई है।
बस एक ही काम है कि बुराइयों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जा रहा है और अच्छाइयों की कहीं चर्चा नहीं की जा रही है। अच्छाइयों को दफन कर दिया जा रहा है। इसीलिए लग रहा है कि हम विकृत समाज का हिस्सा होते जा रहे हैं। तो लेखक ने यही कहा है कि केवल वही हिसाब रखोगे कि जिसमें बुरे कर्म हुए तो लगेगा कि हम विकृत समाज के हिस्सा हैं। उसका भी हिसाब रखो जिसमें कुछ अच्छा हुआ, उसका भी प्रचार प्रसार करिए। इसलिए मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। आज भी हमारे समाज में अच्छाइयाँ बहुत सारे हैं। उस अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करने की जरूरत है। तो इसे पूरे पाठ में, पूरे निबंध में लेखक ने लोगों के मन में एक सकारात्मक सोच रखने की, प्यारे बच्चों, आप जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। सिर्फ बुराइयों पर नजर मत रखिए। जिंदगी में कोई आदमी आपके साथ 20 घटनाओं में से 15 बुरे हुए होंगे, लेकिन 5 अच्छे भी हैं। आप उन 5 अच्छों का प्रचार प्रसार करिए, तब लगेगा कि एक सही सामाजिक व्यवस्था के हम हिस्से हैं। इसीलिए मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। आइए इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तरों पर हम लोग। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए जो प्रश्नोत्तर, देखिए ये रेलवे वाली जो घटना आपको मैं बता रहा था, तरह से ये टिकट का जो बेचने वाला है रेलवे स्टेशन का, वो किस तरह से ट्रेन में घुस करके लेखक को उसका 90 रुपया वापस कर रहा है, तो ड्राइवर को मारने पीटने पर उतारे हुए हैं। ये देखिए लेखक उन्हें बचा। हमारी नकारात्मक जो सोच है वो हमें तमाम तरह की विकृतियों का शिकार करती है। आशा है आप इस पाठ को समझे होंगे। प्रश्नोत्तर को आप देख लीजिए। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है, क्योंकि वह बुरे कर्मों को याद नहीं रखता। जिस कार्य किया है बस उसी का हिसाब रखता है, इसीलिए उसका सोच सकारात्मक हो गया है। ये समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविज़न पर आपने ऐसी घटनाएं देखी सुनी होगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता, ये स्वाभाविक है, ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार पत्र लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। मैंने आपको नकारात्मक खबर बहुत सारा दिया था, वैसे आप कुछ सकारात्मक खबरों को भी इकट्ठा कीजिए। तीसरा प्रश्न है, देख लीजिए। लेखक ने अपने जीवन में 2 घटनाओं में, जैसे टिकट बाबू और बस वाले जिसकी चर्चा मैंने आपसे की, आपके भी परिचित के साथ इस तरह की कोई घटना हुई हो तो उसे आप जिक्र उसका कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं प्रश्न के उत्तर में, रियली ईमानदारी से। दूसरा है, दोषों को पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। अभी मैंने आपको बताया था कि दोषों को पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है कि जितनी बुराई हो उतना ही प्रकट करिए। यदि उसको बढ़ा चढ़ा करके किसी के समक्ष आप प्रकट करेंगे तो वो बुराई, वो सबसे बड़ा खतरनाक स्थिति है। किसी की कमियों को उजागर किया जाए लेकिन उसमें रस नहीं लिया जाए, उसमें मिर्च मसाला लगा करके उसको न परोसा जाए, उसमें दिलचस्पी न रखी जाए। आजकल बहुत से समाचार पत्र चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे समाचार पत्रों में, खबरों में, चैनलों पर, तमाम तरह के सोशल मीडिया में इस तरह के खबरें, इस प्रकार के समाचार और कार्यक्रमों की सार्थकता पर आप देखिए बहुत सारा अनर्गल चीज़ें प्रस्तुत की जा रही है। देखिए अगला प्रश्न है, कारण बताइए। निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझाना जाने लगा है। इसका मतलब है कि आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्योंकि जो एक व्यक्ति ईमानदारी के पथ पर चल रहा है लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। इस वजह से तमाम तरह के अपराध और तमाम तरह के भ्रष्टाचार पनप रहे हैं। समाज विकृतियों का शिकार होता जा रहा है, क्योंकि अच्छे आदमी इस सच्चाई के पथ पर चलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फर फूल रहे हैं। इसी वजह से समाज में अपराध बढ़ रहा है और लोग अविश्वास बढ़ रहा है, लोग की मानसिक विकृतियां बढ़ रही है। अगर हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुड़ी कम, क्योंकि हम सिर्फ दोषों को ही बढ़ा चढ़ा करके लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी की अच्छाई की चर्चा लुप्त होती जा रही है। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप इस पाठ को पढ़ लेंगे और सारे प्रश्नोत्तर को आप पूरा करेंगे। उम्मीद है
थैंक यू। आज का यह पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।